मिडिल क्लास ज़्यादातर प्रॉपर्टी तब खरीदता है जब प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। अच्छा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में हर साइकिल में सेम चीज़ देखने को मिलती है। जब तक प्राइसेस स्टेबल होते हैं तब तक इंसान वेट कर रहा होता है। जैसे ही प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं डिमांड बढ़ जाती है। अब इसमें देखो, मार्केट्स का कोई फॉल्ट नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिल क्लास बायर ऐसा क्यों करता है, क्या कंपल्शंस रहती हैं उसकी, और एंड में हम कुछ रेमेडी की भी बात करें। पॉइंट नंबर 1, वेट एंड वॉच माइंडसेट। देखो, जब तक प्राइसेस स्टेबल होते हैं ना, तो इंसान को लगता है यार अगर पैसा बैंक में पड़ा है, सेविंग अकाउंट या एफडी में भी अगर पड़ा है, तो आपको 5-6% तो रिटर्न आ ही रहे हैं, तो ना तो बड़ा स्मार्ट डिसीजन लगता है। लगता है देखो, जब तक हम इसको वहाँ रख पा रहे हैं तब तक सेविंग भी कुछ और हो रही है, साथ साथ में मंथली जो मेरी इनकम है उससे भी कुछ सेविंग हो रही है, तो ऐसा कहीं फील होता है कि आप कुछ ज़्यादा सेव कर पा रहे हैं, और जब टाइम ठीक होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें लर्निंग क्या है? देखो, मिडिल क्लास बायर सोचता है कि ना वो मार्केट को ठीक से टाइम कर सकता है, जैसे स्टॉक्स में लोग टाइम करते हैं मार्केट को, लेकिन रियल एस्टेट में ना उस तरह से टाइमिंग करना जरूर नहीं पॉसिबल। क्योंकि अगर बाहर से प्राइसेस मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ने शुरू हुए, क्या पता उस समय आपकी सिचुएशन ना हो, आप कहीं फैमिली में कुछ कहीं ना कहीं चीज़ों में घिरे हुए हो, तो टाइम करना मार्केट में रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वेट एंड वॉच माइंडसेट है ना कहीं आपको डिसीजन लेने में डिले कर देता है। पॉइंट नंबर 2, वो है सैलरी माइंडसेट। देखो, सैलरी मिडिल क्लास नॉर्मली अगर वो सैलरीड इनकम पर है, तो सैलरी मतलब एक फिक्स इनकम। अब फिक्स इनकम में ना रिस्क लेते हुए थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आपको देखो मार्केट में अनसर्टेनिटी तो है ही कि अगर मैं आज में लूंगा, अगले 1-2 साल में प्राइसेस बढ़ेंगे, कम भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहती है। और फिर इंसान को लगता है कि अच्छा, मैंने घर ले लिया, प्राइसेस बढ़ भी गए, तो एप्रिसिएशन तो पेपर पे ही है ना, मैंने कोई घर बेच तो देना नहीं है। और बहुत सी फैमिलीज मैंने ये भी देखा है, उनको लगता है कि ना वेल्थ क्रिएशन सबके लिए नहीं है। आई मीन सब लोग अमीर नहीं हो सकते, एसेट सब लोग नहीं बना सकते, तो वो भी मैंने माइंडसेट बहुत लोगों में देखा है। तो इससे लर्निंग क्या है? देखो, ये ना दोस्त कहीं ना कहीं एक माइंडसेट इशू है। अब भगवान ने सबको बराबर बनाया है, एसेट वेल्थ कोई भी इंसान बना सकता है, तो आपको उस माइंडसेट से बाहर आना होगा। पॉइंट नंबर 3, कंफर्मेशन ट्रैप। कंफर्मेशन ट्रैप मीन्स देखो, आप जिस भी सर्कल में आप जिस भी सर्कल में उसी सर्कल में आप मूव करते हैं। तो जब तक प्राइसेस स्टेबल रहे होते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, तो आप थोड़े से अजीब लगोगे ना, आप कहोगे मैंने प्रॉपर्टी ले ली। तो जब प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं तो आपके सर्कल में तभी लोग एक्टिवेट होते हैं। तो आप पता चला आपके पड़ोसी ने ले लिया कुछ, आपके दोस्तों ने कुछ ना कुछ लेना शुरू कर दिया, तो आप वो कंफर्मेशन ट्रैप में तब तक वेट करते हैं जब तक प्राइसेस बढ़ नहीं जाते। तो इससे लर्निंग क्या है? तभी मैंने आपको कहा, जो मिडिल क्लास बायर है ना, वो हमेशा महंगा खरीदता है, क्योंकि वो बहुत लंबा वेट करता है खरीदने से पहले। लेकिन एक जो अच्छा इन्वेस्टर है, वो पहले खरीदता है, फिर लंबा वेट करता है ताकि उसमें अप्रिसिएशन आ सके। ये पॉइंट मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। जो मिडिल क्लास बायर है वो बहुत लंबा वेट करता है और फिर खरीदता है। एक अच्छा इन्वेस्टर पहले खरीदता है, फिर लंबा वेट करता है ताकि उसमें अप्रिसिएशन आ। पॉइंट नंबर 4, और ये है फ्रेंड्स एंड फैमिली का प्रेशर। देखो, हमारे समाज में ना फ्रेंड्स और फैमिली आपको कुछ ना कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद कराते रहते हैं। अब अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो पहले आपको बताएंगे कि भाई शादी होने वाली है, उसके लिए कुछ सेविंग कर लो। अब शादी हो गई तो फैमिली स्टार्ट करनी है, उसके लिए कुछ सेविंग करो पहले। फैमिली स्टार्ट हो गई है, बच्चों का कहीं ना कहीं एडमिशन कराना है, उसके लिए पहले सेविंग करो। तो कहीं ना वो आपको पहले वो हमेशा ध्यान कराते रहते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ खर्चे आपके आने वाले हैं, उनके लिए पहले सेविंग करो। घर एक बहुत बड़ा डिसीजन है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो पता चला वेट करते करते काफी साल निकल जाते हैं। अब इसमें लर्निंग क्या है? हम ना ज्यादातर डिसीजन लोगों की सहमति से करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी होती है ना, डेमोक्रेसी सिस्टम है हमारा। डेमोक्रेसी में भी कहते हैं सबकी सहमति होती है, लेकिन फिर भी एक आदमी है जो कहीं ना कहीं वो कमांड करता है, वो डिसीजन लेता है कि क्या सबके लिए अच्छा हो सकता है। तो आपको भी ना कहीं सर्व सहमति है, आई मीन सबका सबकी रजामंदी लेने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन अपने लिए लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, वो है ईएमआई वर्सेस रेंट। देखो, इंडिया में ना, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ की बात करूं, तो यहाँ पर ना रेंटल यील्ड बहुत कम है। अब आप कहेंगे इससे प्रॉपर्टी लेने का क्या लिंक? मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं, 1-1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आपका मंथली रेंट होगा अबाउट लेट्स से 30-32 हज़ार रुपये। अब वो 30 हज़ार रुपये मैक्सिमम जो आप रेंट दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको सेम प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 70 हज़ार 75 हज़ार। अब देखो, बहुत बड़ा गैप आ गया। यहाँ तो आप आराम से रेंट पे रह रहे हो 30,000 रुपीज़, कहाँ सेम प्रॉपर्टी मिनिमम 75,000 रुपीज़ की उसकी ईएमआई हो जाएगी। तो आपको लगता है वो 40, आप 45,000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं एक्चुअली हर महीने रेंट पे रहकर। लेकिन अगेन वो एक एक्सपेंस माइंडसेट से निकल कर एक एसेट क्रिएशन माइंडसेट पे जाना पड़ेगा। अब मैं मानता हूँ सबके लिए ईजी नहीं होगा,
30 से 75 पे करना हर महीने, आप उस अगर सैलरी बैंड में हैं तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा स्ट्रेच है। अब इसके लिए क्या करें? तो इसमें मैं आपको कहूँगा कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं जिस स्टैंडर्ड के आप घर में रह रहे थे, आपको सेम स्टैंडर्ड का घर अपने लिए खरीदना है। उससे एक लेवल नीचे भी कहीं न कहीं आपको कंसिडरेशन रखनी चाहिए कि ईएमआई 30 से थोड़ा-सा जंप करके अगर लेट्स से 45-50 तक अगर आपको कोई घर मिल सके, आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए। तो इसमें लर्निंग क्या है? तो हमें अपने एक्सपेंस माइंडसेट से निकल कर एक एसेट क्रिएशन माइंडसेट में आना है। तो आज में मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स से तो ज़िक्र किया कि मिडल क्लास बायर्स क्यों डिले करता है अपनी से। लेकिन शुरू में मैंने आपको कहा था हम बात करेंगे कि इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है। आपका पहला घर ना आपका सपनों का घर नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे यार एक ही ज़िंदगी है उसमें भी अगर सपने पूरे नहीं किए, नहीं सपने पूरे करने हैं लेकिन पहले करने नहीं। देखो जैसे अभी लास्ट पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना वो ईएमआई वाला और रेंट वाला जो आपसे कहीं न कहीं इक्वेशन। तो पहला घर ना अब आप जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप मेंटेन कर रहे थे रेंटल हाउस में, उससे एक लेवल हो सकता है आपको नीचे आना पड़े। जैसे वो 1 सवा करोड़ के घर की जगह हो सकता है आपको 80 लाख का घर कहीं आपको लेना पड़े। अब क्योंकि वो ना एक आपको एक एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी देने वाला है लाइफ में। आप अपना पहला एसेट बना रहे हैं, आप प्राउडली लोगों को बता पाएँगे कि आपने अपने लिए भी एक घर लिया है और वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए बिल्ड करेगा, आने वाले टाइम में वो घर एप्रिशिएट भी करेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आप और बड़े घर में मूव करेंगे ना, तो ये इसमें जो एप्रिसिएशन आई होगी प्लस आपकी एडेड इनकम जो होगी, वो बहुत बड़ा हेल्प करेगी आपको कल को एक अपने बड़े सपनों के घर में मूव करने के लिए। तो नेट-नेट आपको ना इस थॉट प्रोसेस से बाहर आना है, हो सके तो एक लेवल नीचे का थोड़ा-सा कहीं आपको डिसीजन लेना है और वो उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। क्योंकि देखो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो देखता है कि मैं एक सही लोकेशन पर एक प्रॉपर्टी ले लूँ और उसके बाद वो वेट करता है ताकि उस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आ पाए। आपने एक सही लोकेशन पर 3 बेडरूम की जगह हो सकता है आपको 2 बेडरूम लेना पड़े, लेकिन आपने वो घर लेना है और फिर वेट करना है, उसमें एप्रिसिएशन आएगी, आपकी इनकम बढ़ेगी और आप कुछ साल में अपने सपनों का घर भी ले पाएँगे। तो आज इस वीडियो में मैंने आपसे बात की कुछ ऐसे इश्यूज़ जो मिडिल क्लास बायर्स फेस करते हैं, लेकिन आपको मैंने शेयर भी किया एक ऐसी चीज़ जो आपको करनी है ताकि आप उस साइकिल से बाहर आ सकें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।